Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss class 8th Geography का chapter number 2 Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. लैंड यानी कि धरती, सॉइल यानी कि मिट्टी, वाटर यानी कि पानी, ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिन रिसोर्सेज में जान नहीं होती उनको हम अबायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। ये तीनों अबायोटिक रिसोर्स हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और बायोटिक रिसोर्सेज में कौन कौन से आ जाते हैं? वो है नेचुरल वेजिटेशन, जो वनस्पति होती है, और वाइल्ड लाइफ। ये क्या है? ये बायोटिक रिसोर्सेज हैं। अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लैंड के बारे में पढ़ेंगे। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है लैंड। लैंड कवर्स 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ लैंड अर्थ सरफेस। जो अर्थ के सरफेस का 30% हिस्से पे क्या है? लैंड है। ओके, ये अब हम लैंड की बात कर रहे हैं। पूरी अर्थ पे 30% हिस्से पे लैंड है। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई 30% ऑफ द लैंड। तो ये बहुत देखो, जो 90% है ना, 90% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, वो 30% लैंड में रह रही है भाई। ठीक है, द रिमेनिंग जो अब ये 70% लैंड है ना, इस पे जहाँ तो लोग रहते हैं कम रहते हैं, जहाँ तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहते। ये ऐसा क्यों है? उसके पीछे भी मैं कारण बताने वाली हूँ आपको। लैंड इज़ अनइवनली इनहैबिटेड। ये लैंड है जो यहाँ पे कहीं पे ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पे कम रहते हैं। क्यों? ड्यू टू वेरियंस फैक्टर ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट। क्योंकि जो लैंड के जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएंट हैं, अलग अलग हैं। क्लाइमेट अलग अलग है। जो वाटर है वो कहीं पे कम मिलता है, कहीं पे ज़्यादा है। और कहीं पे जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी, ये सभी जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर? क्लाइमेट, वाटर और जो सॉइल की फर्टिलिटी, ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं एक लैंड के पार्ट को, कि कितने लोग वहाँ पे रहेंगे। नॉर्मली द स्पार्सली पॉपुलेटेड और uninhabited area are because of the rugged topography, steep slope of the mountains, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert area and a thick forest area। तो किस किस एरिया में लोग कम रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं? वहाँ पे लोग कम रहते हैं जहाँ पे जो उबड़ खाबड़ सी होती है, खुरदरी सी ज़मीन होती है, मैदान, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे भी लोग कम रहते हैं। वहाँ पे भी जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे लोग कम रहते हैं। जो रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं वहाँ पे भी लोग कम रहते हैं। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल होते हैं वहाँ पे भी लोग कम रहते हैं। The densely populated area of the world have plains, river valleys, which have suitable land for agriculture। जो ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन किस एरिया में है? जहाँ प्लेन में है, प्लेन यानी कि मैदानी इलाके, रिवर वैली जो नदियाँ की घाटियाँ बनाती हैं, नदियाँ, वहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो नदियाँ हैं ना, वो जब नदियाँ अपने साथ जो भी वो लेके आती हैं, मिट्टी लेके आती हैं, वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है उससे मिट्टी, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसीलिए ये वाले इलाकों में लोग ज़्यादा रहते हैं। और जबकि जो उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं, पानी नहीं मिलता, उस इलाकों पे लोग कम रहते हैं। आगे लैंड के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। लैंड के यूज़ क्या क्या हैं? लैंड यूज़ रेफर टू द यूज़ ऑफ लैंड used for different purpose such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industries। जो लैंड है उसको हम अलग अलग काम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि खेती करने के लिए, जंगलों के लिए, माइनिंग यानी कि खुदाई करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हमें ज़रूरत क्या किसकी होती है? लैंड की होती है। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं जो लैंड के यूज़ को? तो दो तरह के फैक्टर्स हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं फिजिकल फैक्टर्स और सेकंड इज़ ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स ये इफ़ेक्ट करते हैं एक लैंड के यूज़ को। फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आ जाता है?
फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड्स, फिजिकल फैक्टर्स में आ जाते हैं टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये आ जाते हैं। यानी कि फिजिकल, वहाँ का फिजिकल कैसा है, ठीक है, फिजिकल अगर देखो ना आप भी वहाँ पे भगवान ने क्या क्या है ना वो बनाया है, वहाँ पे सॉइल कैसी है, यानी कि जहाँ पे ह्यूमन का कोई भी नहीं है, अर्थ पे जो कुदरत ने क्या क्या दिया है ना, कितना पानी है, क्लाइमेट है, जलवायु है, ये सब कुछ फैक्टर आ जाते हैं फिजिकल फैक्टर में। ह्यूमन फैक्टर्स में क्या क्या आ जाते हैं, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये वो जैसे ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाते हैं कितनी पॉपुलेशन है, कितनी टेक्नोलॉजी है, ये फैक्टर्स वो लैंड को इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं लैंड को। एक तो होती है प्राइवेट लैंड, एक होती है कम्युनिटी लैंड। जो प्राइवेट लैंड होती है वो एक इंडिविजुअल की, जो फैमिली मेंबर की, जो अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपने घर के लिए यूज़ करते हैं। जबकि जो कम्युनिटी लैंड होती है वो पूरी कम्युनिटी की होती है, कॉमन यूज़ के लिए होती है। कोई भी सोसाइटी का मेंबर इसको यूज़ कर सकता है, जैसे कि उसमें से फोडर यानी कि जो चारा होता है वो ला सकता है, फ्रूट्स ले सकता है, नट्स हो सकते हैं, मेडिकल हर्ब्स हो सकते हैं, वो होते हैं कम्युनिटी लैंड। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कम्युनिटी लैंड को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। द डिमांड ऑफ लैंड बाय द पीपल इज ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी लैंड इज लिमिटेड भाई। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन अब इंक्रीज होती जा रही है पॉपुलेशन, मगर जो लैंड है ना, लैंड लैंड तो भाई उतनी ही है, लैंड तो उतनी ही है, ना तो ये बढ़ी है ना ये कम हुई है ना। तो ये लैंड है तो वो तो वहीं पे है ना। तो इसी के कारण भाई पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, तो इसकी नीड भी तो बढ़ेगी, लैंड की ज़रूरत भी तो हमें ज़्यादा होगी। लैंड तो भाई उतनी ही है। द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न यूज शोज द कल्चर चेंज इन आवर सोसाइटी। बहुत से चेंज आ रहे हैं लैंड में, जिससे हमें कल्चर, सोसाइटी के कल्चर में भी हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का जैसे कि अपने जगह से हट जाना, लैंडस्लाइड्स आने शुरू हो गए हैं। सोइल एरोजन, सोइल एरोजन होता है मिट्टी का बहना है ना। डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन यानी कि रेगिस्तान में जो ज़मीन है वो बदल रही है। आर मेजर थ्रेट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ये थ्रेट्स हैं इन्वायरमेंट के, हमारे पर्यावरण के, एक हमारे लिए एक चैलेंज है ये सब कुछ ऐसा हो रहा है। बिकॉज एक्टिविटीज़, क्योंकि जो ह्यूमन का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वो बढ़ाना चाहता है, और भी कंस्ट्रक्टेड एनी एक्टिविटीज़ के कारण ये धरती से छेड़छाड़ हो रही है, इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो वो अपना दिखा भी रही है, बदला ले भी रही है साथ के साथ, है ना। तो अब भाई अब लैंड रिसोर्स को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, तो वो है growing population and their ever growing demands has led to be large scale destruction of the forest cover, and arable land has created a fear of losing these natural resources। हमें पता है ना। तो ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ग्रो हो रही है, तो इसकी डिमांड बढ़ रही है, जिससे बहुत बड़े स्केल पे फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन हो रही है। ओके, तो बहुत से फियर उत्पन्न हो रहे हैं, डर लग रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के ख़त्म हो सकते हैं। द प्रेजेंट रेट ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड मस्ट बी चेक्ड। जो प्रेजेंट जो लैंड है उसका डिग्रेडेशन चेक करते रहना चाहिए। द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व, तो कॉमन मेथड क्या है कि हम कैसे लैंड को बचा सकते हैं। हमें अफॉरेस्ट्रेशन करना चाहिए, अफॉरेस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। लैंड रेक्लेमेशन करना चाहिए, रेगुलर यूज ऑफ ए केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, एंड चेक ऑन द ओवरग्रेजिंग।
जो ये रेगुलेट, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, इनका यूज़ किया जाए। ओके, और ये चेक करते रहना चाहिए ओवर ग्रेजिंग को। ओवर ग्रेजिंग तो समझते हो, ओवर ग्रेजिंग यानी कि ज़्यादा एक ही जगह से बिल्कुल ही, यानी कि जो कैटल्स होते हैं उनको चरा चरा कर बिल्कुल ही वहाँ से पत्ता साफ कर देना, है ना। तो आगे आ जाता है सॉइल। सॉइल क्या होता है? मिट्टी। सॉइल इज द थिन लेयर ऑफ अ ग्रीनी सब्सिस्टेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ। ये क्या है? सोयल ये एक पतली सी लेयर है जो हमारी अर्थ के सरफेस को कवर किए हुए है। सोयल किस किस से बनी हुई है? सोयल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन अर्थ। तो सोयल बनी हुई है जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, मिनरल से, और जो वेदरिंग रॉक्स, चट्टानों से मिलकर ये मिट्टी बनी हुई है। सोइल प्रोफाइल्स रेफर टू द लेयर्ड स्ट्रक्चर विच स्प्रेड फ्रॉम द पेरेंट रॉक टू द टॉप सोइल सरफेस। पेरेंट रॉक यानी कि जो रॉक के बाद यहाँ पे आ जाती है, सबसे पहले जो बनती है ना, रॉक को तोड़ने के बाद जो सबसे पहली लेयर होती है, तो उसको जो टॉप ऑफ वो होती है, उसकी लेयर स्ट्रक्चर, वो प्रोफाइल, वो सोइल प्रोफाइल उसको रेफर करते हैं हम। ठीक है, 4 लेयर होती हैं, है ना, द 4 लेयर ऑफ द सोइल प्रोफाइल। कितनी लेयर होती है सोइल की? सोइल प्रोफाइल की 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है फर्स्ट लेयर। जो फर्स्ट लेयर होती है, फर्स्ट लेयर कैसी होती है? टॉप सोइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। तो जो सबसे जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है ह्यूमस होती है, उसमें ज़्यादा वेजिटेशन अच्छी होती है ना। और जो सेकंड है वो लेयर, सेकेंड लेयर होती है सब सॉइल विद सैंड, इसमें सैंड भी होती है, सिल्ट और क्ले होती है। और जो थर्ड होती है उसमें क्या होता है? लेयर वेदरिंग रॉक मटेरियल, इसमें रॉक मटेरियल होता है। और जो फोर्थ होती है वो होती है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक फोर्थ में होती है। ओके, 4 लेयर्स होती हैं सॉइल की प्रोफाइल की। ओके, आगे फैक्टर्स ऑफ सोयल फॉर्मेशन, कैसे बनती है सोयल, बनती कैसे वो देखेंगे पहले। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सोयल फॉर्मेशंस आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर। तो भाई ये फैक्टर ये करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कैसी होगी। तो उसके लिए जो पेरेंट रॉक है जहाँ से ये मिट्टी बनेगी, है ना, पेरेंट रॉक कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत इफेक्ट करते हैं सोइल की फॉर्मेशन में। सेकंड इज द अदर फैक्टर ऑफ द सोइल फॉर्मेशन आर topography, role of organic material, time taken of the composition of the soil formation, time, organic material, ये टोपोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सोइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। देन पेरेंट रॉक डिटरमाइंस द कलर, जो पेरेंट रॉक है वही डिटरमाइन करती है कि जो मिट्टी का कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी, मिनरल्स कैसे होंगे, कंटेंट और प्रीमेबिलिटी कैसी होगी सॉइल की। देन रिलीफ डिटरमाइन द एट्रीब्यूट एंड स्लूप्स एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ सोयल। जो रिलीफ डिटरमाइंस है एल्टीट्यूड का, और जो स्लोप पता है ना, एंड स्लोप का एक्यूमुलेशन ऑफ सोइल, तो ये भी अकोमुलेट करता है सोइल को। देन फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना तो समझते हो, फ्लोरा एंड फौना तो ये यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन सॉइल। जो ये फ्लोरा एंड फौना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इफेक्ट करते हैं सॉइल की ह्यूमस को, ह्यूमस यानी कि नमी को। ओके, फ्लोरा एंड फौना कैसे, जब ना जैसे पेड़ पौधे गल सड़ जाते हैं वो भी मिट्टी बन जाते हैं, जानवर मरने के बाद गल सड़ जाते हैं, हम ऐसे भी तो बोलते हैं इंसान ने मर जाना है और फिर मिट्टी हो जाना है ना, तो ये भी आप इससे साथ रिलेट करके समझ सकते हो। देन क्लाइमेट डिटरमाइंस टेम्परेचर एंड रेन
विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ अ वेदरिंग एंड ह्यूमस इन प्रोसेस ऑफ अ सॉइल फॉर्मेशन। तो क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोइल की फॉर्मेशन की, ह्यूमस के लिए। देन टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइंस, ये टाइम क्या डिटरमाइन करता है, थिकनेस ऑफ द सोइल प्रोफाइल। इट टेक्स hundreds of year to make a just or a centimeter of soil। तो एक सेंटीमीटर देखो इतना सा होता है ना, इतना सा, तो इतना सा सेंटीमीटर वो सोइल को बनने में, तो ये देखो हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, ऐसे नहीं है भी एक दिन में ही मिट्टी बन जाती है, बहुत लंबी प्रोसेस होता है ना। देन डिग्रेडेशन ऑफ द सोइल एंड कंजर्वेशन मेजर। तो क्या जी सॉइल के बारे में देखेंगे, क्या कैसे ये डिग्रेडेशन हो रहा है और कंजर्वेशन कैसे इसको बचा सकते हैं। द मेजर थ्रेट ऑफ द सॉइल एरोजन एंड डिप्लेशन। तो सॉइल एरोजन हो रहा है, एरोजन यानी कि वो बह कर वहाँ से जा रही है, किसी और प्लेस पे जा रही है, और वो जो जहाँ पे उपजाऊ इलाके थे वो बिल्कुल मतलब अच्छे नहीं रहे, फर्टाइल नहीं रहे, क्योंकि अच्छी मिट्टी तो चली गई, रुड़ कर चली गई है ना, फ्लो होकर चली गई, बह कर चली गई। ह्यूमस बीइंग एंड नेचुरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, और कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जो ये डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और है डिफोरेस्टेशन, बहुत बड़ा इसमें हाथ है डिग्रेडेशन का, दरख्तों का काटना बहुत ज़्यादा मात्रा में, ओवर ग्रेजिंग कराना, केमिकल का ज़्यादा यूज़ करना, बहुत ज़्यादा यूज़ करना पेस्टिसाइड का, रेन वाटर होगी, लैंडस्लाइड्स होगी, फ्लड, इनकी वजह से भी सोइल डिग्रेडेशन होता रहता है। सोइल कंजर्वेशन रेफर टू द प्रोटेक्शन। तो सोइल कंजर्वेशन का मतलब है बचाव, कैसे बचा सकते हैं, एफिशिएंट यूज़ ऑफ द सोइल एंड प्रिजर्वेंस ऑफ द सोइल रिसोर्सेज, कैसे हम इसकी एफिशिएंसी को बचा सकते हैं सोइल की। आगे मल्चिंग इज अ मेथड, मल्चिंग मेथड समझेंगे। मल्चिंग इज अ मेथड इन विच द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक अ स्ट्रॉ। समझिए ध्यान से, जो मल्चिंग होता है ये एक मेथड है जो एक बेयर ग्राउंड में, बेयर यानी कि खाली ग्राउंड के बीच, बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक अ स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन अ सॉइल मॉइस्चर। यानी कि ये देखो यहाँ पे आपने प्लांट उगाए हुए हैं ना, यहाँ पे प्लांट है, तो इसके जो खाली स्पेस है ना, तो यहाँ पे आप ट्रीज उगा दो, यहाँ पे आप ट्रीज उगा दो, है ना। तो इससे क्या होगी ना, जब यहाँ पे ट्रीज, क्योंकि जो ना ट्रीज होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, जकड़ के रखने के कारण वो यहाँ की जो मिट्टी होगी वो बहकर नहीं जाएगी, क्योंकि ये इनके जो रूट्स हैं वो इसको सोख लेंगी, पकड़ के रखेंगी, इसीलिए। मल्चिंग समझ में आया। देन कॉन्टोर बैरियर इज द मेथड इन विच द स्टोन्स। तो क्या जी कॉन्टोर बैरियर्स है जिसमें स्टोन हो गया, ग्रास हो गया, सोइल आर यूज्ड टू बिल्ड अ बैरियर अलॉन्ग कॉन्टोर्स, यानी ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ देम इन टू कलेक्ट वाटर। तो बड़े बड़े आप वो भी लगा सकते हो, स्टोन लगा सकते हो, ग्रास से भी, है ना, वो भी एक तरह के ना ग्रीनरी भी होगी और सोइल को भी पकड़ के रखेगी, है ना, ऐसा कर सकते हो। और टेरेस फार्मिंग कर सकते हो, टेरेस फार्मिंग यानी कि पौड़ी नुमा खेती है ना, ऐसे पौड़ी के ऊपर खेती। वैसे ये कहाँ पे होती है, जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं ना, तो ये देखो ऐसे अगर करो कि भाई यहाँ पे चढ़ना उतरना भी मुश्किल है, पानी ही जाएगा बस ऐसे आ जाएगा, है ना, वापस। तो यहाँ पे तो पानी देखो, ये इस प्लेस पे तो हम लगा ही सकते हैं ना कुछ, तो पानी थोड़ा सा टाइम खड़ेगा तो सही, तो ये इस तरीके की खेती की जाती है पहाड़ी इलाकों में। टेरेस फार्मिंग हो सकती है, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और अ टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लूप सो दैट अ फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, ताकि जो फ्लैट सरफेस हो सके ये ग्रो करने के लिए, ठीक है। इट रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ एंड सोइल एरोजन, से सोइल एरोजन का भी बचाव होगा। इन इंटर क्रॉपिंग के बीच में डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रोज
and are sown and in a different time to protect the soil from rain wash। तो ऐसे नहीं है कि हमें एक ही तरह की बहुत अलग अलग तरीके के अगर अब हम फसल उगा रहे हैं तो ऐसे भी हमें फसल लगानी चाहिए, ऐसे भी प्लांट्स लगाने चाहिए, ऐसे भी क्रॉप उगानी चाहिए जिससे मिट्टी जकड़ के रखे, अगर पानी आए भी तो उसको मिट्टी को वॉश ना करके लेके जा सके। देन कंट्यूर प्लोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लोइंग पैरेलल इन द कंट्यूर of hill slope to a from natural barrier to a stop water from a flowing down to slope। तो ये कॉन्ट्यूर प्लोइंग भी होती है, जिस प्रोसेस में जो प्लोइंग होती है, प्लोइंग समझते हो क्या होता है? प्लोइंग यानी कि हल हल चलाना है ना खेतों में। पैरेलल टू द कॉन्ट्यूर ऑफ हिल स्लूप, जो देखो हिल स्लूप तो समझते हो ना, ये हिल होते हैं पहाड़ के, स्लूप में ये हल वगैरह चलाना ताकि वो जो नेचुरल बैरियर वगैरह जो पानी स्टॉप हो सके, इसीलिए। ओके, आगे शेल्टर बेल्ट, कितना रह गया, लेंदी है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, करेंगे आज सारा करेंगे, है ना। तो हम हो गया हमारा। शेल्टर belts are the row of three plants to check the wind movement to protect soil cover। तो शेल्टर बेल्ट भी हमें बनानी चाहिए जिसमें हम चेक कर सकते हैं विंड की मूवमेंट कैसी है, हम कैसे सॉइल को की जो कवर है उसको इस तरीके से विंड मूवमेंट से जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसको हम सॉइल को, क्योंकि भाई मिट्टी भी तो बहाकर मिट्टी उड़ाकर लेके चली जाती है, इतनी उसको विंडो उड़ाकर लेके जाती है सॉइल को। आगे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज अ वाटर। वाटर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। वाटर इज वाइटल रीन्यूएबल रिसोर्स है भाई ये, ठीक है। 3/4 of the earth is covered with water, therefore it is called water planet। ओके, हमारी धरती को वाटर प्लैनेट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो हिस्सा है 3/4, यानी कि अगर हम धरती के 4 हिस्से करें ना, ये देखो अगर हम हमारी अर्थ के 4 हिस्से कर रहे हैं तो उसमें ये जो ज़्यादातर पार्ट यहाँ पे पानी है, सिर्फ एक हिस्से पे ही लैंड है। ओके, ज़्यादातर पानी है, इसीलिए वाटर प्लैनेट बोला जाता है। ओशियन वाटर इज सलाइन। जो ओशन वाटर है ना, जो समंदरों में पानी है, वो खारा पानी है, नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन के लिए अच्छा नहीं है। वेयर एज फ्रेश वाटर, मगर जब जो फ्रेश वाटर है ना वो सिर्फ 2.7% है, सिर्फ 2.7, इसीलिए तो वो बोलती है ना पानी बचाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी है मगर वो खारा पानी है, वो ह्यूमन के यूज़ का नहीं, हम यूज़ नहीं कर सकते, हमारी कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं है। मगर जो फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वो सिर्फ 2.7% है। ओनली 1% ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल। उसमें से भी देखिए, उसमें से भी सिर्फ 1% फ्रेश वाटर है जो अवेलेबल है, जो ह्यूमन के लिए फिट है, और वो ग्राउंड जिसमें आ जाते हैं, ग्राउंड वाटर आ जाता है, रिवर्स और लेक्स आ जाती हैं। जो फ्रेश वाटर इज़ मोस्ट प्रीशियस, फ्रेश वाटर मोस्ट प्रीशियस सब्सिस्टेंस है। फ्रेश वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट ये सब्सिस्टेंस है, कीमती है हमारी अर्थ के लिए। इट कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ। इसको क्या, ना तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं ना तो इसमें कम कर सकते हैं फ्रेश वाटर को। वाटर इज़ यूज्ड फॉर, वाटर का क्या क्या काम है भाई? वाटर से हम खेती करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी ज़रूरत है, बिजली बनाने के लिए भी रिजर्वायर और डैम्स बनाकर हम इसे बिजली भी बना सकते हैं। द मेजर कॉजेज ऑफ वाटर शॉर्टेज आर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो अब देखो, अब पानी की शॉर्टेज हो रही है, इसका कारण क्या है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और रीसाइन डिमांड्स ऑफ द फूड एंड अ कैश क्रॉप और फूड की डिमांड बढ़ रही है भाई। फिर क्या होगा? इतनी फसल उगानी है, पानी भी तो देना पड़ेगा फसल को। और क्या? इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है और लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, जिसकी वजह से पानी की मांग भी, डिमांड भी बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम इन वाटर अवेलेबिलिटी में बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। देयर इज़ अ वाटर शॉर्टेज इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड के बहुत से पार्ट्स में पानी की कमी है। It may be a consequences of the variant of a seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and a
कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि हम इसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, बहुत पानी को अच्छे तरीके से गलत तरीके से इसका यूज़ हो रहा है। पानी की ज़रूरत है मगर फिर भी बहुत बुरे तरीके से इसका यूज़ किया जा रहा है लोगों के कंट्रीज लोकेटेड इन द क्लाइमेटिक जोन आर मोस्ट सस्केप्टिक टू ड्रॉट एंड फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो जो कंट्रीज़ है ना जो क्लाइमेट जोन में है वो तो बिल्कुल सोखा, जैसे सोखा नहीं होता, सोखा पड़ रहा है, वहाँ सूखा पड़ रहा है, वाटर प्रॉब्लम के साथ वो जूझ रहे हैं। तो वाटर को कैसे बचा सकते हैं हम? वाटर को बचा सकते हैं, द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ टूडेज वर्ल्ड इज शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज। तो हमें प्रॉब्लम तो यही आ रही है ना कि एडिक्वेट क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है ना, पानी तो है ठीक है मगर क्या जी, अच्छा नहीं पानी है ना। स्टेप शुड बी टेकन टू कंजर्व वाटर, स्टेप्स उठाने चाहिए। वाटर इज रीन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि हमें पता है वाटर एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट इट ओवर यूज, मगर अगर इसको हम ओवर यूज़ करेंगे, हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे, पॉपुलेशन मगर ये पोल्यूशन किया जाएगा तो ये हमारे लिए फिट नहीं रहेगा। जो सीवेज है, एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं, इंडस्ट्री का वेस्ट पोल्यूशन है, जब वो वाटर में जाता है और वो इस जैसे नाइट्रेट, मेटल और पेस्टिसाइड इससे गंदा हो रहे हैं, है ना। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रेप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। जो फॉरेस्ट है और जो वेजिटेशन है ना, उससे क्या हो रहा है, वो अंडरग्राउंड वाटर भी कम होता जा रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग मेथड ऑल्सो बी यूज्ड टू सेव सरफेस रन ऑफ। तो हमें वाटर हार्वेस्टिंग के भी मेथड थोड़े से इस तरीके के यूज़ करने चाहिए जिससे पानी हमारा बच सके। कैनाल्स यूज फॉर इरीगेशन शुड बी प्रॉपरली चेक्ड। जो कैनाल्स होती हैं, नहरें को भी प्रॉपरली चेक करते रहना चाहिए कि कैसे वाटर यूज़ किया जा रहा है इरीगेशन के लिए। फॉर अ वाटर लॉस थ्रू अ सीपेज एंड अ इवेपोरेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप। जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। कैसे यूज़ करेंगे रेन वाटर को? तो उसको जैसे रूफ टॉप यानी कि जो छत होती है ना, जो हमारे घर की छत होती है, तो छत के ऊपर अब हमने क्या करना है, पानी जमा कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पाइप लगाएंगे और फिर उसको जमा करके रखेंगे, फिर उसके बाद खेतों में उसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, देन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में आते हैं ये नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो ये जो तीनों के मेल को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या? जिसमें लिथोस्फीयर जिसमें लैंड आ जाती है, हाइड्रोस्फीयर जिसमें पानी, एटमोस्फीयर जिसमें हवा, ये तीनों के मेल को ही हम बायोस्फीयर का नेम देते हैं। बायोस्फीयर जिसमें जिंदा रहते हैं, है ना। वाइल्ड लाइफ हो गए, वेजिटेशन हो गए, ठीक है। ये क्योंकि ये पानी हो गया, लैंड होगी और ये हवा हुई, तीनों ज़रूरी हैं अगर जिंदा रहने के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी और ह्यूमन बीइंग के लिए भी। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग आर इंटर रिलेटेड। बायोस्फीयर में जो लिविंग बीइंग है ना, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं सर्वाइवल के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नॉन एज द इकोसिस्टम। इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंट को और इंटर रिलेटेड को। प्लांट्स प्रोवाइड्स अस। जो प्लांट्स हैं वो हमें क्या क्या देते हैं? बहुत कुछ देते हैं प्लांट्स हमें, मगर सोचा है कभी हम क्या देते हैं प्लांट्स को? सिर्फ पानी, है ना। एक बार लगा दिया, पानी देते हैं, है ना, केयर थोड़ी सी। मगर एक बार ना अब वो बड़ा हो गया तो भगवान, वैसे तो वो खुद ही अपना खाना बनाते हैं, उनको, है ना, वो देने वाले हैं, है ना। हम क्या करें भाई, इनको काटना नहीं चाहिए, है ना। प्लांट्स प्रोवाइड्स अस विद टिम्बर। प्लांट्स हमें टिम्बर देते हैं, शेल्टर देते हैं, एनिमल्स को ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब तो पता ही है आपको, कोरोना की वजह से कितने कितने महंगे ये ऑक्सीजन बेचे जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। और ये जो प्लांट्स है ये वो हमें फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत कीमती ये हमारे पास वैल्यूएबल हैं, बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम द ग्रोइंग क्रॉप्स। ये देखो जी, ये प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल जिससे क्रॉप उगाई जा सके। और एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट्स, गिव अस अ फ्रूट्स वेजिटेबल
फ्रूट्स भी, वेजिटेबल भी, ये हमें प्लांट से इससे ही मिलती हैं। स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, स्टोरेज भी करते हैं ये अंडरग्राउंड वाटर को ये, ठीक है। आगे वाइल्ड लाइफ में क्या आ जाता है, इसमें एनिमल्स, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ फॉर्म्स हैं। ये क्या, ये हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, हाइड्स एंड वूल देते हैं, ठीक है, जिससे कपड़ा बनता है। पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एक्ट एज अ डीकम्पोजर इन अ इकोसिस्टम, और ये फिर इकोसिस्टम को ये फिर डीकम्पोज भी हो जाती हैं, जिससे ये सोइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन नेचुरल वेजिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन का। द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, जो ग्रोथ है वेजिटेशन का वो किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे, एक मॉइस्चर पे। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा आर द मेजर टाइप ऑफ अ वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड। देखो फॉरेस्ट है, घने जंगल हो गए, ठीक है, ग्रासलैंड हो गए, और स्क्रब्स और एक टुंड्रा, ये मेजर टाइप्स हैं वेजिटेशन की पूरे वर्ल्ड में। ओके, आगे आ जाता है, forests are associated with area having abundant water supply, जहाँ पे ज़्यादा वाटर सप्लाई होती है वहाँ पे ज़्यादा मात्रा पे होते हैं पेड़ पौधे। these area have a heavy rainfall and huge tree, इनके ट्रीज भी बड़े बड़े होते हैं। grassland are एरिया हैविंग अ शॉर्ट स्टंड ट्री, जो ग्रासलैंड होती हैं वहाँ पे छोटे छोटे बौने से वो होते हैं, ट्रीज होते हैं। ग्रासेस ग्रो इन अ रीजन ऑफ द मॉडरेट, जहाँ पे मॉडरेट, ना ज़्यादा ना कम, इस तरीके की बारिश होती है, उस इलाके में हमें ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। एज अ अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सी, क्योंकि क्योंकि जो मॉइस्चर के कारण, क्योंकि अमाउंट इतनी होती है, इसीलिए जो उनका साइज़ है वो कम रह जाता है। देयर डेंसिटी रिड्यूस, तो इनकी डेंसिटी भी रिड्यूस होती रहती है। जो थॉर्नी श्रब्स होती हैं, श्रब्स तो समझते हो ना, झाड़ियाँ, श्रब्स और स्क्रब्स होती हैं, ये ड्राई रीजन में होती हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। द प्लांट्स ऑफ दिस रीजन हैव अ डीप रूट, यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं ये उनकी जो रूट होती है वो बहुत गहरी होती है। एंड लीव्स, विद जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो कांटेदार होते हैं और वैक्सी सरफेस होती है। दैट हेल्प्स रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर, जिससे वो जो मॉइस्चर को लॉस करते रहते हैं ट्रांसपिटेशन के जरिए। देन टुंड्रा वेजिटेशन, ये टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइजिंग ऑफ द मोसिस एंड अ लीचीज, तो यहाँ पे पोल तो पता ही है ना आपको, हमारी धरती का ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ पे इन एरिया में हमें टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलती है। आगे आ जाता है एवरग्रीन एंड deciduous are the type of the forest depending upon when they are shed their leaves। एवरग्रीन और जो ये डेसिडियस फॉरेस्ट्स होते हैं, ये डिपेंड करते हैं और ये डिपेंड करते हैं एवरग्रीन, तो ये बिल्कुल भी ट्रीज नहीं होगा ना, वो अपने जो पत्ते हैं वो नहीं गिराते। ट्रीज ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स, जो एवरग्रीन है ना, एवरग्रीन वो बिल्कुल भी अपने पत्ते नहीं किसी भी सीजन में नहीं, सारा साल वो हरी ही रहती हैं, इसीलिए उसको हरे भरे या एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है। देन डिसाइडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स, ये जो ये डिसाइड किया हुआ है जाने के, ठीक है। डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ये क्या है जी, ये पर्टिकुलर सीजन में ये इनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, इसीलिए अपने पत्ते झाड़ लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कैसे बचा सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को। फॉरेस्ट आर आर वेल्थ, हमें पता है जो फॉरेस्ट है ना वो हमारी भाई दौलत है, बहुत दौलत है भाई हमारे लिए, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के लिए, हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, लिविंग बीइंग के लिए। प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल, प्लांट्स हमें जानवरों को शेल्टर देते हैं और ये मेंटेन रखते हैं इकोसिस्टम को। चेंज ऑफ द क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ अ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो जो क्लाइमेट का चेंज और जो ह्यूमन के इंटरफेरेंस के कारण बहुत सा जो नेचुरल हैबिटेट्स है प्लांट्स और एनिमल्स का वो प्रभावित होता है। पूचिंग इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न, जब पूचिंग बहुत मेजर कंसर्न बनता जा रहा है, जिसकी वजह से जो शार्प डिक्लाइन होता जा रहा है पर्टिकुलर स्पीसीज़ का। पूचिंग जानते हो, जैसे शिकार करना से समझ लो आप, तो
जिससे क्या होता है वो जो पर्टिकुलर जो स्पीसीज हैं जानवर हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। द एनिमल आर पूज्ड फॉर कलेक्शन, वो कैसे क्यों पूछ किए जाते हैं, उनका शिकार क्यों किया जाता है। फॉर इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, क्योंकि उनका जो जैसे स्किन बेचने के लिए, नेल, टीथ और हॉर्न्स, ये सब कुछ बेचने के लिए उनका शिकार वगैरह किया जाता है। टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड। तो इनको बचाने के लिए बहुत से सरकारों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कुछ, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब कुछ बनाई हुई हैं। ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेटिंग किलिंग, क्योंकि ये इनडिस्क्रिमिनेटिंग किल मारा जा रहा है इनको, बहुत से जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जहाँ तो ये ख़त्म हो गए हैं, जहाँ ये ख़त्म होने वाली हैं। ये क्यों हुआ है, ये सिर्फ ह्यूमन के कारण हुआ है ना। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए सोसाइटी में फॉरेस्ट के, फॉरेस्ट्री जो सोशल फॉरेस्ट्री के लिए वन महोत्सव है, ये भी इनकरेज करना चाहिए कम्युनिटी। वन महोत्सव भी एक मनाया जाता है ना, ये भी इनकरेज करना चाहिए लोगों को अपने अपने रीजन और कम्युनिटी लेवल पे इसके इन पर्टिकुलर दिनों पे लोगों को अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए भी क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो अब ये देखो, आप पढ़ रहे हो, आपके पास भी है, तो आप भी बता सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो करती हैं इसको आप बता भी सकते हो, है ना। आगे, इट इज़ एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये ड्यूटी भी बनती है भाई, हमारी राइट्स तो हमें पता है ना भी हमारी ये राइट है, मगर हमें ये अपनी ड्यूटी भी तो समझनी चाहिए कि हमारी ड्यूटी क्या है। हमें बचाना होगा हमारे प्लांट्स को और एनिमल्स को, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल हैं। अगर ख़त्म हो गए तो क्या बनेगा भाई, है ना। तो ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।